Hello everyone, welcome to the class. This is your educator CA Prakash Rai, and today we are going to continue with the topic amounts not deductible in respect of excessive payment to relative. इससे पहले कि हम नया टॉपिक चालू करें, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी कि कुछ भी अगर ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो लास्ट क्लास का रिवीजन करा दो. अच्छा चलो देख लेते हैं. आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में. हाँ, एक चीज़ छूट गई, मेरे को याद है. एक कुछ अपना फंसा था मैटर किसी क्वेश्चन में ना, जो मैं कह रहा था कि ये सॉल्यूशन गलत लग रहा है. हाँ अरे वो तो मैंने देखा ही नहीं दोस्त. चलो फिर कोई बात नहीं. आई थिंक यहाँ से चालू किया था हमने. एक्चुअली यहाँ दो टॉपिक कनेक्टेड हैं जो अलग अलग क्लास में चले गए. तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक बार इस चीज़ को यहाँ पे ऐसा एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ. TDS not deducted and not deposited. अच्छा एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूं. इनफैक्ट आई आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन. TDS के साथ क्या क्या गलतियां हो सकती है. ठीक है, अगर आपने टाइमली TDS डिडक्ट किया और डिपॉजिट किया तो फिर तो कोई गलती नहीं है, राइट? सब कुछ सही है, कोई पेनल्टी नहीं होगी, कोई लेट फीस नहीं होगी, कोई डिसअलाउंस नहीं होगी, सोचना ही नहीं फिर तो उसके बारे में, है ना? यस, अग्री विद मी. TDS हमने टाइम पे डिडक्ट किया, टाइम पे डिपॉजिट कर दिया, अब सोचने की जरूरत नहीं उसके बारे में. और क्या डिफॉल्ट हो सकती है? हो सकता है हमने डिडक्ट किया हो पर डिपॉजिट ना किया हो. उस केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि सर ऐसा करिए. इनफैक्ट मैं लिख ही दूं क्या? रुक जाओ, जो मैं इतना ज्ञान वर्बली दे रहा हूँ लिख ही देता हूँ, तुम लोग भूल जाओगे. बहुत नालायक हो. एक क्लास दो तीन बार पढ़ानी पड़ती है. मैं क्या बताऊँ बच्चों, ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाता. रुको, सबसे पहले केस वन TDS डिपॉजिटेड की जगह ऐसे लिखते हैं, डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड. TDS डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड टाइमली. लो, TDS डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड टाइमली, तो क्या होगा? नो प्रॉब्लम, have fun. Next case. Case 2. TDS deducted but not डिपॉजिटेड टाइमली. ये गलती हो सकती है, करेक्ट? हमने TDS डिडक्ट तो कर लिया पर समय से डिपॉजिट नहीं करा पाए, लेट हो गया थोड़ा सा डिपॉजिट करने में. गाइस just 1 second, just give me 1 second. Okay, let's continue. TDS deducted but not deposited timely. ये प्रॉब्लम हो गई. अभी कोई गलती कर दी हमने TDS में, TDS का प्रोविजंस अप्लाई नहीं करा. अब क्या होगा? अब पहले सरकार देखेगी कि प्रभु कितना लेट हुआ. अभी मैं सिर्फ PGBP के प्रोविजंस बता रहा हूँ. TDS से रिलेटेड PGBP में जो प्रोविजंस हैं मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि अगर आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं करा तो TDS पे इंटरेस्ट लगता है. तो जो इंटरेस्ट जमा करना होता है उसका प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे जब TDS पढ़ेंगे तब. अभी हम लोग TDS में उतना ही जानते हैं जितना हमें PGBP के लिए जानना जरूरी है. ठीक. TDS डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टाइमली. गवर्नमेंट पूछती भैया कब जमा किया? डिपॉजिटेड बिफोर फाइलिंग ITR of the
रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जब मैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कह रहा हूं तो तुम समझ रहे हो हम कौन से साल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ईयर 1920 चल रहा है, ठीक है, हमने 1920 में किसी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया पर डिपॉजिट नहीं करा। लेट्स से मार्च में डिडक्ट किया और 30 अप्रैल तक, सॉरी थोड़ा सा कैमरा हिल गया रिकॉर्डिंग वाला, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो वेयर वर वी? डिपॉजिटेड बिफोर फाइलिंग आईटीआर ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जब मैं कह रहा हूँ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर तो आई मीन सपोज 1920 का कोई पेमेंट है जिसका टीडीएस मुझे मार्च में मैंने डिडक्ट किया और अप्रैल तक टाइम था जमा करने का। मैंने अप्रैल में भी जमा नहीं किया, मई में भी जमा नहीं करा, जून में भी जमा नहीं करा, जुलाई में भी जमा नहीं करा, अगस्त में भी जमा नहीं करा। सितंबर के महीने में जब आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आ रही थी तब हमने जमा कर दिया टीडीएस। सो लेट हुआ ये तो कन्फर्म है, लेकिन कितना लेट हुआ? आईटीआर फाइल करने से पहले पहले कर दिया क्या? अगर हाँ, इफ यू हैव डिपॉजिटेड द टीडीएस बिफोर फाइलिंग आईटीआर ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, expense allowed in same previous year, सेम प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इफ यू डिपॉजिटेड आफ्टर फाइलिंग आईटीआर, आफ्टर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, किसी भी साल में करो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। पीजीबीपी वाला सेक्शन सीधी बात कहता है कि भैया इसको एक सेकेंड रेड भी नहीं करेंगे, इसको कुछ ऐसा बीच का न्यूट्रल कलर करते हैं, ऑरेंज करते हैं। ये बोलेगा देखो अलाउ तो हम कर देंगे बट इन द ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस, इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट, ऐसा लिख दिया जाए, इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट। जिस साल में तुम टीडीएस डिपॉजिट कर दोगे उस साल में हम खर्चा अलाउ कर देंगे। नाउ द सेम प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ देम, नॉन रेसिडेंट एज वेल एज रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट का टीडीएस काटो तो भी ये प्रोविजन लगेगा, रेसिडेंट का टीडीएस काटो तो भी ये प्रोविजन लगेगा, उतनी ही डिसअलाउंस है, ठीक। यानी कि हमने टीडीएस डिडक्ट किया पर टाइमली डिपॉजिट नहीं किया तो क्या होगा? जब डिपॉजिट करेंगे तो हमें क्लेम मिल जाएगा। इवन पहले साल में ये भी लीनियंसी है कि चलो पहले साल में नहीं कर पाए तो उसके बाद आईटीआर फाइल करने से पहले तो कर देना कम से कम। तो जब हम आईटीआर फाइल करने से पहले अगर पहले साल में कर देते हैं तो हमें पहले ही साल में मिल जाएगा क्लेम, फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, डन? यहां तक सब समझ में आ रहा है? ठीक है। Okay, now let's move to case 3. केस 3 ये था टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टाइमली। यहां करते हैं टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। अभी मैं आपको जो प्रोविजंस बता रहा हूँ ये सारे प्रोविजंस कॉमन है। एनआरआई में भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो भी और नॉर्मल रेजिडेंट्स को पेमेंट कर रहे हो तो भी। टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, दोस्त डिपॉजिट नहीं करोगे क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सपेंस फुल्ली डिसअलाउ हो जाएगा, एक्सपेंस फुल्ली डिसअलाउड, दोनों पे ये प्रोविजन लगेगा। किसी का भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया पर डिपॉजिट नहीं किया, अच्छा नहीं एक सेकेंड, सॉरी एक्सपेंस फुल्ली डिसअलाउड नहीं कहना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ कि एक्सपेंस फुल्ली डिसअलाउड और 30% डिसअलाउड, ऐसे लिख देते हैं। फुल्ली किसके लिए? फुल्ली सर नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया वाले, अगर इनका टीडीएस काटा और जमा नहीं करा तो फुल्ली डिसअलाउड हो जाएगा एक्सपेंस। और इन साहब के लिए कोई और कलम यूज़ की जाए, कोई और कलर यूज़ करते हैं, ब्लू पर्पल तो हो गया, डार्क ग्रीन ट्राई करते हैं।
30% किसके लिए? अगर किसी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो। ये चीज क्लियर हुई? दिस रेट इज फॉर रेसिडेंट्स एंड फुल डिसअलाउंस इज फॉर, कौन सा कलर था इसका? पर्पल। इट इज फॉर नॉन रेसिडेंट्स एंड पेमेंट्स आउटसाइड इंडिया। दिस इज फॉर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट एंड पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है दोस्त, क्लियर ये बात? यहां तक समझ में आया सब कुछ? ओके, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। केस 4, टीडीएस नॉट डिडक्टेड एंड नॉट डिपॉजिटेड। हमने टीडीएस काटा भी नहीं और हमने टीडीएस जमा भी नहीं किया। क्या होगा हमारे साथ? इनफैक्ट यहां पे मुझे 2 केस बनाने चाहिए थे। चलो मैं यही 2 केस यहां बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कि टीडीएस किसका है? नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट करी है उसका है। नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया के पेमेंट का है, या फिर रेसिडेंट को आपने कोई पेमेंट करी, उस पे टीडीएस आपने नहीं काटा, नहीं डिपॉजिट करा। नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का पेमेंट है तो फुल्ली डिसअलाउड, और रेसिडेंट का पेमेंट है, आपने उसको पैसे दिए, टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस जमा भी नहीं करा, 30% डिसअलाउड। 30% डिसअलाउड। ठीक है, डन। एक और हो सकता है, एक केस और हो सकता है, एक केस और ऐड कर लेते हैं इसमें, रुको। बताओ भाई, केस 5, एक केस और क्या हो सकता है? बोलो बोलो, कुछ तो यार गेस तो करो, कोशिश तो करो गेस करने की। टीडीएस नॉट डिडक्टेड बट डिपॉजिटेड। यस, इस केस में क्या सरकार हमें कोई राहत देगी? नहीं। सरकार कहती है कि बात ये नहीं कि तुमने मुझे मेरे टीडीएस का पैसा दे दिया, वो पैसा तो तुम्हें देना भी नहीं था, वो पैसा तुम्हारा थोड़ी था। वो तो मैंने कहा था कि नॉन रेसिडेंट या आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हो तो उसमें से काट लेना, नहीं तो वो बंदा टैक्स नहीं देगा, उसका टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। आपका टीडीएस का रेट तो बस ऐसे ही स्टैंडर्ड एक छोटा सा अमाउंट है, कभी 2%, कभी 5%, कभी 10%, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पेमेंट। हो सकता है किसी रेसिडेंट को आपने पेमेंट कराओ, टीडीएस नहीं काटा हो, ये 2 केस हो सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि दोस्त हमें डिपॉजिटेड से उतना मतलब नहीं है जितना मतलब हमें डिडक्टेड से है, हमें जितना मतलब डिडक्टेड से है। अगर तुमने डिडक्ट किया होता तो हमारा पर्पस फुलफिल हो जाता, फिर तो अगर तुम पैसे नहीं जमा कर रहे हो तो हम तुमसे पेनल्टी तो वसूल ही लेंगे, हमारा तो काम हो ही गया है। हमें मेन चीज क्या चाहिए थी? पैसे नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए थी इंफॉर्मेशन। एक बार ध्यान से सोचो, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई इनकम कमा रहा है तो उससे टैक्स कलेक्ट करो। अब अगर मान लो कि कोई बंदा इनकम कमा रहा है, वो अपनी इनकम पे टैक्स दे दे रहा है, दूसरे की इनकम का टैक्स वो डिडक्ट करना भूल गया, तो उसकी कोई गलती है क्या? उसकी तो जिम्मेदारी नहीं बनती थी, गवर्नमेंट तो फ्री का लेबर करा रही है उससे। गवर्नमेंट को मतलब पैसे से था भी नहीं, गवर्नमेंट को मतलब किस बात से था? इंफॉर्मेशन से, कि मेरे को टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर वो मेरे से छुपा नहीं पाएगा अपनी इनकम, और फिर मैं उस पर सही तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। दैट वाज द होल रीजन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टीडीएस। तो अगर तुमने डिडक्ट ही नहीं किया, अपनी जेब से जमा कर भी दिया, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? हमारा तो पर्पस मेन क्या था कि तुम डिडक्ट करो, तुम उसे बताओ कि गवर्नमेंट को पता है तुम्हारी इनकम्स के बारे में,
ताकि वो फोर्स हो जाए अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, और ही विल बी फोर्स टू डिस्क्लोज हिज ट्रू इनकम अगर तुमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया पेमेंट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट कर रहे हैं, भले ही डिपॉजिट कर दे रहे हैं, स्टिल 100% डिसअलाउड, कोई रियायत नहीं बरतती है गवर्नमेंट इसमें। रेसिडेंट का है तो 30% अलाउड, सॉरी 30% डिसअलाउड, सॉरी 30% डिसअलाउड। ठीक, क्लियर? यहां तक 5 केसेस में किसी को कोई समस्या तो नहीं? ओके, अब देखो एक चीज और बता देता हूं तुम्हें। एक्सेप्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, पर फिर से रिवाइज करा दूं। एक्सेप्शन क्या है, और ये एक्सेप्शन दोनों पे लागू होता है, नॉन रेजिडेंट की पेमेंट पे भी, रेजिडेंट की पेमेंट पे भी। क्या एक्सेप्शन है कि टीडीएस not deducted, but एसएससी नहीं डिडक्टेड, एसएससी की जगह डिडक्टेड यूज करते हैं, बट डिडक्टी हैज फाइल्ड आईटीआर and disclosed his full income and paid the due taxes, then नहीं एक चीज और देन नहीं, एक और एंड है, एंड ही प्रोड्यूसेस सीए सर्टिफिकेट, वो सीए का सर्टिफिकेट भी दे रहा है टू सर्टिफाई द पेमेंट ऑफ, टू सर्टिफाई द अबव। ऊपर जो कुछ भी हमने कंडीशंस लिखी है उसको सीए सर्टिफाई करके अपने लेटर हेड पे लिख के देता है, उसको सर्टिफाई कर देता है। वो सर्टिफिकेट अगर डिडक्टर देता है तो 1 सेकेंड यार, ये रिकॉर्डिंग का कैमरा थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, मेरे को लग रहा है रिकॉर्डिंग भी गड़बड़ हो गई होगी थोड़ी सी, आई होप नॉट। एक रिकॉर्डिंग बहुत कीमती है, सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके चलो ठीक है, ही प्रोड्यूसर सीए सर्टिफिकेट टू सर्टिफाई द अबव, देन जब इतनी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, देन डिडक्टर जिसको टीडीएस काटना था कैन क्लेम हिज एक्सपेंस अंडर हेड पीजीबीपी। अभी समझ में आया क्या एक्सेप्शन है? आपने टीडीएस नहीं काटा, नॉट डिडक्टेड, बट एक चीज अच्छी हो गई आपके साथ, क्या? जिसका टीडीएस आपने नहीं काटा वो डिडक्टी समझते हो? जिसका टीडीएस कटता है वो डिडक्टी, जो काटता है वो डिडक्टर। डिडक्टी हैज फाइल्ड आईटीआर, डिडक्टी ने आईटीआर फाइल कर दिया, अपनी फुल इनकम डिस्क्लोज कर दी और सारे टैक्सेस पे कर दिए, और तो और ये चीज प्रूव करने के लिए एक सीए सर्टिफिकेट भी लेता आया। अगर ये तीनों चीजें हो गई, चारों चीजें हो गई, तो फिर डिडक्टर कैन क्लेम हिज एक्सपेंस अंडर हेड पीजीबीपी, फिर खर्चा अलाउ हो जाएगा। ओके डन।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अरे ये तो सेम चीज़ है, सेम टॉपिक है, सेम टॉपिक। आगे बढ़ो। इनकम टैक्स का खर्चा डिसअलाउ होता है, पेनल्टीज डिसअलाउ होती हैं, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टैक्स डिडक्शन। अच्छा, सैलरी का कंडीशन लगभग सिमिलर ही था। लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ये क्या था, रेमुनरेशन वाला। अच्छा, पार्टनर्स रेमुनरेशन पढ़ा उसके बाद हमने, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो पार्टनर्स रेमुनरेशन में क्या सीन होता है कि पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं होता कि जितना दिल चाहे उतना रेमुनरेशन अपने पार्टनर्स को दे सके। उसमें कुछ कंडीशंस लगाता है सेक्शन 40B। सेक्शन 40B कहता है कि देखो, वैसे तो तुम्हारी फर्म में तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम एंट्री करके सैलरी अपने अकाउंट में ले सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स उस खर्चे को डिसअलाउ कर देगा। अगर हमसे खर्चा अलाउ करवाना है तो इस लिमिट में ही करो और ये कंडीशंस फुलफिल करो। कौन कौन सी कंडीशन पढ़ी हमने? वर्किंग पार्टनर होना चाहिए, खाली बैठने वाले पार्टनर को नहीं मिलेगा सैलरी। सैलरी देने का प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए एक्सप्रेसली, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप रेमुनरेशन नहीं दे सकते पार्टनर को। और रेमुनरेशन जो है वो प्रायर पीरियड की नहीं होनी चाहिए, जिस दिन पार्टनरशिप डीड बनी उस दिन के बाद से ही आप रेमुनरेशन देना चालू कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अथॉरिटी के बिना आप रेमुनरेशन दे नहीं सकते, और जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऑथराइज कौन करेगा। नेक्स्ट, रेमुनरेशन जो है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या रखी जाए परमिसिबल लिमिट? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, लॉस तक, अगर लॉस की बैलेंस शीट है, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए तक दे सकते हो। मतलब 1.5 लाख रुपए तो किसी भी हालत में तुम पार्टनर को रेमुनरेशन दे सकते हो। वर्किंग पार्टनर का इतना बनता है, 1,50,000 हमेशा अलाउ रहेगा मिनिमम। नेक्स्ट, 3 लाख तक का प्रॉफिट है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही, अभी थोड़ा ही प्रॉफिट है, तो 90% ऑफ प्रॉफिट तक भी तुम रेमुनरेशन दे सकते हो। और उसके ऊपर भी अगर प्रॉफिट है तो 60% ऑफ प्रॉफिट तुम दे सकते हो रेमुनरेशन। ये बात गवर्नमेंट ने बोल दी। इतना बोलने के बाद गवर्नमेंट रुकी नहीं, उसने बोला नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, बुक प्रॉफिट निकालना होगा। बुक प्रॉफिट निकाल के फिर उसका परसेंटेज निकालोगे, तब हमें पता चलेगा कि आपकी लिमिट क्या है। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए गवर्नमेंट ने तरीका बताया कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स लीजिए, उसमें से जितनी भी पीजीबीपी के अलावा अदर इनकम है ना, जितनी भी हेड में हो, चाहे कैपिटल गेन में हो, हाउस प्रॉपर्टी में हो, सैलरी में हो, सब हटा दो, सिर्फ पीजीबीपी की इनकम रहनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे प्रॉफिट में तुमने अभी कोई रेमुनरेशन का खर्चा डाला हुआ है अगर पार्टनर्स का, उसको ऐड बैक कर लो। कोई एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल दे दिया है, यानी कि जो परमिसिबल लिमिट हमारी कितनी है, 12% है शायद, 12% से जितना भी ज़्यादा इंटरेस्ट आपने दिया है वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसको ऐड बैक कर लो। और कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है तो वो घटा लो। देखो साफ साफ लिखा है, नॉट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन घटा सकते हो बुक प्रॉफिट के लिए। अब जो आया वो बुक प्रॉफिट हो गया, उसका परसेंटेज निकाल लो आप। परसेंटेज निकालने के बाद अच्छा, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। परसेंटेज निकालने के बाद उतना ही रेमुनरेशन अलाउ करो, बाकी का रेमुनरेशन डिसअलाउ कर दो इनकम टैक्स में। यहां तक की बात क्लियर है सबको? ओके, अब आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन 22, हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसके सोल्यूशन में प्रॉब्लम थी। ये वो बुक प्रॉफिट पे ही टैक्स निकाल रहा था, विच इज़ रॉन्ग, और बुक प्रॉफिट निकालने का तरीका भी इसका गलत था। बुक प्रॉफिट निकालते समय हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करेंगे, जो हमारा सेक्शन कह रहा है हम सिर्फ उतना ही करेंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ये सारा तो कर ही दिया था हमने, इसमें प्रॉब्लम थी, उसको डिस्कस नहीं, इसको चेक नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन को कि क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है। अब मैं देखता हूँ, कल या परसों को भी चेक करने का टाइम मिला तो इसको चेक करके वापस रिवर्ट करेंगे। ठीक है, चलो चालू करें नया टॉपिक। यस, अमाउंट्स नॉट डिडक्टिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव। लोग बहुत चालाक हैं, अपने धंधे में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इतना टैक्स तो यार नहीं देना है, क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, कोई खर्चा दिखा देते हैं, लेकिन फर्जी खर्चा दिखाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैश खर्चा बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है, कैश में लिमिटेशन है, 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। हो सकता है हमें लाखों की ज़रूरत हो, लाखों का खर्चा दिखाना हो। और कैश पेमेंट्स के अलावा जब आप कोई भी और तरीके से फर्जी बिल खरीदने की कोशिश करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो लोग फर्जी बिल बेचते हैं जीएसटी का मार्केट में, उनकी फर्में भी फर्जी होती है, तो कल को वो फर्जी फर्में पकड़ाती हैं तो आपकी फर्म फंस जाती है।
क्या करें, इस जंजाल से कैसे निकलें फर्जी खर्चे दिखाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं, अपने किसी न किसी रिश्तेदार को पकड़ लेते हैं। अब मान लो किसी रिश्तेदार का प्लाईवुड का बिजनेस है, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि अरे फूफा जी, ये कुछ प्लाईवुड भिजवा दीजिए मेरे यहाँ, और यहाँ पे हमें काम चल रहा है, ये सब करना है। तो उसने कहा कि फूफा जी ने कहा क्या बेटा, प्लाईवुड हमारे यहाँ से इतनी दूर से? अरे हाँ भिजवा दीजिए, बस भिजवा दीजिए, पेपर पे भिजवाना है, सच में प्लाईवुड नहीं भिजवाना। आप क्या करिए, जीएसटी से एक ई-वे बिल जनरेट करिए कि मैं इतना प्लाईवुड यहाँ से यहाँ भिजवा रहा हूँ। प्रॉपर एक ट्रक को हम लोग हायर करके थोड़े से पैसे दे देंगे कि भाई ये ले पैसे, तुझे कहीं नहीं जाना। कोई भी ट्रांसपोर्टर को थोड़े से पैसे दे दो कि भाई तुम ये दिखा दो कि तुम्हारा ये वाला ट्रक लगा है हमारी बुकिंग में, तुम भले उस ट्रक को कैसे भी यूज़ करो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो ट्रक का नंबर डाल देगा, ई-वे बिल प्रॉपर जनरेट हो जाएगा, यहाँ से वहाँ ट्रक चला जाएगा अपने वो किसी भी काम से, और एक बिल कट जाएगा। अब प्लाईवुड भले आपने मान लो 10,000 का खरीदा हो, एक्चुअल प्लाईवुड अगर आपने दिखाया भी हो कि चलो एक्चुअल प्लाईवुड खरीद लिया 5,000 10,000 का, उसका बिल बनवा लो तुम 50 लाख का। फूफा जी है, उनका बड़ा बिजनेस है, खप जाएगा फूफा जी के बिजनेस में। फूफा जी ने तो अपनी सेल दिखा दी। वो तो क्या करते हैं, कच्चे में भाई पक्के में खरीद करते हैं, कच्चे में बेचते हैं, तो उनको तो बढ़िया है। उन्होंने जो कच्चे में बेचा था उसको पक्का करने का ये टाइम आ गया है, वो अपनी सेल दिखा देंगे आपसे पैसे लेके, और आपके बिजनेस में आ जाएगा खर्चा। गवर्नमेंट ये बात बहुत अच्छे से समझती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी भी रिलेटिव को कोई पेमेंट जा रहा है तो उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने पीजीबीपी के हेड में कोई खर्चा क्लेम कर रहा है, उस खर्चे के अगेंस्ट जो पेमेंट बनती है वो उसने किसी रिलेटिव को करी है, तो इनकम टैक्स बड़ी पैनी निगाह से देखता है। इनकम टैक्स ऑथराइज करता है असेसिंग ऑफिसर को कि भैया अगर आपको कोई पेमेंट जो है वो एक्सेसिव लग रही है, कि यार उतने का सामान नहीं है, फर्जी बिल बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई मेरे रिलेशन में है, मेरा लेट्स से छोटा भाई है घर में, तो मैंने उसको दिखा दिया कि मैं ऑफिस में उसको 10 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहा हूँ। तो इनकम टैक्स ऑफिसर पूछेगा कि भाई 10 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने साल का है ये? तो बोलेगा सर 19 साल का है। क्या क्या कर रहा है अभी? तो बोलेंगे सर बस कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, ऐसा कुछ, या 12th में है, जो भी है। तो वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब आप जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, भले ही आपका भाई जेन्युइनली आपकी दुकान में काम करता है, आपके ऑफिस में काम करता है, वो रेम्यूनरेशन कहीं से भी वाजिब नहीं है और ये एक्सेसिव पेमेंट है, इसलिए हम इसको डिसअलाउ करते हैं। ये पावर असेसिंग ऑफिसर को कौन देता है? सेक्शन 40A क्लॉज 2, where the assessee incurs any expenditure in respect of which payment has been or is to be made to certain specified persons, the assessing officer may disallow so much of the expenditure as he considers to be excessive। जैसे मान लो वो ये कह सकता है असेसिंग ऑफिसर कि भाई देखो तुम्हारा भाई मैं मान सकता हूँ कि बहुत होनहार है, तुम प्रूफ करके दिखाओ कि तुम्हारे बिजनेस में क्या काम करता है, एक्चुअली डिसीजन ले रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो मैं उसके काम की वर्थ निकालूंगा कि आपने जिस पोस्ट पे रखा है अपने भाई को। अब सपोज करो अपने भाई को उसने स्टोर मैनेजर की तरह रखा है कि यार तुम स्टोर देख लो, स्टोर में से कोई सामान ऊपर नीचे ना हो, इन्वेंट्री मेंटेन रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी एक रोल। तो वो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि भाई स्टोर मैनेजर की इस इंडस्ट्री में कितनी सैलरी है। सपोज करो कि 30,000 रुपये महीने की सैलरी काफ़ी है, तो 30,000 रुपये महीने की सैलरी बोलेगा कि ओके है सर, उतना हम खर्चा अलाउ करेंगे, आपने जो एक्सेसिव खर्चा दिखा दिया है वो हम डिसअलाउ कर देंगे। इज दिस क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन्स रिफर्ड टू इन सेक्शन 40A(2). स्पेसिफाइड पर्सन, ये देखो मैं तुम्हें एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। ऊपर तो लिख रहा है रिलेटिव, पर नीचे डिटेल में क्या बोल रहा है? वेयर द एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन और इज टू बी मेड टू सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन्स। यहाँ रिलेटिव नहीं बोला, सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन्स बोला। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि रिलेटिव बड़ा वेग वर्ड है, लोग किसी को भी बोल सकते हैं कि ये थोड़ी, इसको थोड़ी रिलेटिव बोलोगे, या वो मेरा बड़ा क्लोज रिलेटिव है। रिलेटिव तो भाई चेंज करते रहते हैं लोग कि भाई ये बड़ा सगा है, ये बड़ा दूर का है। गवर्नमेंट ने बोला यार देखो सबके कहने से नहीं होगा, अपनी हम एक डेफिनेशन बनाएंगे, उन डेफिनेशन में जो जो लोग आते हैं वो आपके रिलेटिव कहलाएंगे और बाकी के लोग आपके रिलेटिव नहीं कहलाएंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले
ये डिपेंड करती है कि एसएससी का क्या बोला जाए, एसएससी का स्टेटस नहीं, क्या क्या बोले जाएंगे, पैन में एसएससी की कैटेगरी क्या है, सॉरी एसएससी की कैटेगरी क्या है, पहले उस बेसिस पे वो डिफाइन करेगा रिलेटिव को। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन है जिसने अपने पीजीवीपी की इनकम में खर्चा कोई क्लेम किया है और वो खर्चा का पेमेंट उसने किसी रिलेटिव को किया है, तो इस केस में मेरे को जब रिलेटिव्स देखने हैं तो इंडिविजुअल के केस में हम रिलेटिव किसको किसको मानेंगे, स्पाउस। स्पाउस इज अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड, इट कुड बी हस्बैंड, इट कुड बी वाइफ, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो थोड़ा थोड़ा हर रिलेटिव पे बात करते हैं। एक रिलेटिव तो बिल्कुल क्लियर है भाई, स्पाउस। आप अपनी वाइफ को कोई भी फालतू पैसा नहीं दे सकते, इनकम टैक्स ये कह रहा है, जितना बनता है उतना ही देना। या फिर अगर वाइफ वर्किंग है, हाउस हस्बैंड है, तो वाइफ से ये बोल रहा है ये फालतू खर्चा मत करना इसके ऊपर, ये पैसे इधर उधर उड़ाएगा, इसको फालतू सैलरी मत दो। रिलेटिव के ऊपर, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आप एक्सेसिव पेमेंट्स एक दूसरे को कर रहे हैं, अगर एक्सेसिव इन द सेंस की मार्केट से ज़्यादा, तो आप साफ साफ बोल दो कि भैया ये खर्चा वर्चा नहीं है, क्लेम ही मत करो उसका, क्योंकि सरकार क्या करेगी, डिसअलाउ कर देगी। जो जेन्युइन है वो करिए। जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है जहाँ पे लेट्स से कि वाइफ का ऑफिस है एंड हस्बैंड इज वर्किंग अंडर द वाइफ, एम्प्लॉई है वहाँ पे हस्बैंड, तो वाइफ हस्बैंड को जो सैलरी दे रही है, जो जेन्युइन सैलरी दे रही है, वो बिल्कुल अलाउड है, उसमें इनकम टैक्स जरा सी भी छेड़छाड़ नहीं करता। थोड़ी बहुत ज़्यादा भी बनती है, मतलब जैसे मान लो कि इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है लेट्स से 6 लाख पर एनम फॉर अ सर्टेन जॉब, और अगर उस केस में वो 6.5 लाख भी दे रही होगी तो भी इसको एक्सेसिव नहीं बोल सकता असेसिंग ऑफिसर। एक्सेसिव मतलब दिखना चाहिए कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा है, मटेरियल डिफरेंस होना चाहिए। ये मैं तुम्हें लाइव केस स्टडी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था कि उन्होंने अपने स्पाउस को पेमेंट करा एंड दैट पेमेंट वाज स्लाइटली, जो इंडस्ट्री एवरेज हमने इनकम टैक्स ऑफिसर ने दिया कि भाई हमने तो ये सर्वे पढ़ा था, इसमें इंडस्ट्री एवरेज ये था और आपने इतना ज़्यादा दिया है। हमने सिंपल रिप्लाई बना के दिया कि सर आपने जो पेपर पढ़ा था इट वाज स्लाइटली ओल्ड और अभी के हिसाब से इंडस्ट्री एवरेज ज़्यादा है, एंड इवन इफ you consider that industry average, the current salary is very close to the average, the difference is immaterial। हम इस पॉइंट पे बड़े आराम से केस जीत गए और हमें मतलब ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई इस केस में। तो ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात है, ठीक है। तो वाइफ को तो करना नहीं, सीधी बात। नेक्स्ट रिलेटिव किसको बोल रहा है, भाई को बोल रहा है। वेरी नाइस बेटा, भाई को तो बोल रहा है, क्या बीवी के भाई को बोल रहा है? नहीं। सालों को तुम दे सकते हो एक्सेसिव पेमेंट, अगर आप जीजा जी हैं और साले आपके काम कर रहे हैं, उनको जितने पैसे देने दे दो, इनकम टैक्स बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, सब अलाउड है। लेकिन सगे भाई को नहीं दे सकते, सिस्टर। और ये सगा भाई मतलब सगा भाई, ऐसा ब्लड रिलेशन चाहिए, लीगल रिलेशन चाहिए, प्रॉपर लीगल, आपके पेरेंट्स एक ही होने चाहिए। ये सब नहीं चलेगा कि मौसी का लड़का है, चाचा का लड़का है। ये इनफैक्ट ये बिजनेसमैन के फायदे की बात है। आप अपने कजन्स को रखो जॉब पे, उनको एक्सेसिव पेमेंट दो, इनकम टैक्स एक्ट कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन है, अलाउ कर दो। क्योंकि ये तो इनकम टैक्स वाला नहीं समझता, उसको लगता है कि ये तो बाहर के लोग हैं, उसे नहीं पता आपस में कितनी दोस्ती आ रही है, संबंध कितना बढ़िया है, परिवार कितना अच्छा खुशहाल चल रहा है। इनकम टैक्स मान के चलता है भाई आज के ज़माने में अपनी बीवी, अपना सगा भाई, अपनी सगी बहन और एनी लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट इज ओनली आवर वफादार। इनकम टैक्स कहता है तुम अगर किसी और को ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो तुम जानो तुम्हारा रिस्क है, वो तो पैसे लेके भाग भी सकता है, ठीक है। ब्रदर चलेगा सगा, सिस्टर चलेगी सगी। एनी लीनियल असेंडेंट का मतलब क्या हुआ? असेंडेंट का मतलब आपसे ऊपर परिवार में जो है, लीनियल असेंडेंट एकदम सीधे सीधे, मतलब आपके पापा मम्मी, आपके पापा के पापा मम्मी, मम्मी के भी नहीं, यानी कि दादा दादी को लीनियल असेंडेंट मानता है पर नाना नानी को लीनियल असेंडेंट नहीं मानता, क्योंकि वो एकदम लीनियल नहीं है। जो ये असेंडेंसी चलती है ये कैसे चलती है? फादर से चलती है। थोड़ा पैट्रियार्कियल कानून है, थोड़ा पुराना है, पर क्या कर सकते हैं, अभी यही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है। फादर मदर ये दोनों आपके लीनियल असेंडेंट्स हो गए। फादर के फादर और मदर यानी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, ये दोनों भी आपके लीनियल असेंडेंट हो गए। लीनियल डिसेंडेंट मतलब ये आपका मान लो बीच में एसएससी है, ऊपर फादर मदर है,
तो इनके नीचे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। इट कुड बी देयर सन और डॉटर। अब बेटी के अगर बच्चे होते हैं दे विल नॉट बी काउंटेड, पर अगर सन की फिर फर्दर मान लो सन का सन हुआ या डॉटर हुई, तो ये जो डिसेंडेंसी चल रही है नीचे नीचे, बेटे का बेटा, ये सन हो गया, ये ग्रैंड सन हो गया, ये ग्रैंड ग्रैंड सन हो गया, इनका पूरा खानदान चलता रहेगा। ये लोग को माना जाएगा कि ये आपके लीनियल असेंडेंट है, ये आपके लीनियल डिसेंडेंट है, और इनको आप अगर एक्सेसिव पेमेंट करेंगे तो हम खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। क्लियर? डन। एचयूएफ के केस में रिलेटिव किसको माना जाएगा? अगर एचयूएफ की फाइल है, एचयूएफ का पैन कार्ड है, उस पर एचयूएफ अपना बिजनेस कर रहा है प्रॉपर और उसका रिटर्न भरना चाहता है, खर्चा क्लेम करना चाहता है, तो उस केस में एचयूएफ के केस में रिलेटिव किसको मानेंगे? कोई भी मेंबर ऑफ फैमिली या किसी भी उस मेंबर का रिलेटिव। यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन कौन सी रहेगी? यही ऊपर वाली, यही वाली, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियर डिसेंडेंट। तो मेंबर ऑफ फैमिली में कौन कौन आएगा? लेट्स से एक एचयूएफ में देयर इज, एक सेकंड में एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ बहुत पौच पौच हो जाएगा। एचयूएफ में फैमिली कौन कौन आएगा? एक तो कर्ता हो गए, मान लो दादाजी हैं, ये इनको ग्रैंडफादर बोल देते ताकि अपने को इमेजिन करने में इजी रहे। कर्ता, और ये कर्ता की वाइफ ग्रैंड मदर, मान लो ये फादर है, ये उनकी शादी हो गई। ये एक सेकंड, शादी को डबल लाइन से दिखाएंगे अपन। मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता था ना बच्चों को, तो उसमें आता था ये, ठीक है। एक हो गया कर्ता अपने ग्रैंडफादर, ये हो गई अपनी ग्रैंड मदर, ये सब फैमिली का हिस्सा है। फादर मदर, फादर के मान लो भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, तो लेट्स से बुआ जी एंड लेट्स से चाचा जी। यस, फादर और मदर के बाद मान लो एक इनको डॉटर हो गई, एक इनको सन हो गया, ये पूरी की पूरी फैमिली है। मान लो इस सन की वाइफ भी है, उसको भी ले लो, सन्स वाइफ, सन्स वाइफ लिख देते हैं इसको, SW, ये भी फैमिली का हिस्सा हो गई। अब इनके सारे रिलेटिव, अब देखो मामला कहां फंस गया इनके सारे रिलेटिव समझ रहे हो तुम भैया? कर्ता के रिलेटिव मतलब इस ग्रैंडफादर के जो लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट रहे होंगे, इस ग्रैंडफादर के जो ब्रदर सिस्टर हैं, यानी दादाजी के भाई तक एचयूएफ के लिए रिलेटिव हो गए। क्योंकि एचयूएफ क्या है? एचयूएफ एक पूरी की पूरी फैमिली है, तो उस फैमिली में जिनके जितने भी रिलेटिव है वो सारे के सारे रिलेटिव माने जाएंगे, और उस केस में आपके लिए खर्चा अलाउ करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सोच लो कि अगर कोई भी बंदा किसी शहर में बहुत साल से काम कर रहा है, तो ऐसा होता है कि जैसे कोई खानदान है जो 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से एक ही जगह पे रह रहा है, तो वो पूरा खानदान ही खानदान फैला हुआ है मोहल्ले भर में, वो अपने ही चाचा मौसी के बेटे हैं, सब सामने उनकी दुकान है, अब उनसे बिजनेस कर रहे हो, उनको पेमेंट तो करोगे। बस ये ध्यान रखना, एक्सेसिव पेमेंट मत कर देना। अगर एक्सेसिव पेमेंट करोगे तो एचयूएफ के केस में बड़ा बुरी तरह से फंस जाओगे, सब डिसअलाउ करा देगा असेसिंग ऑफिसर। जेन्युइन पेमेंट आप कर रहे हैं तो ठीक है, रिलेटिव को भी कर रहे हैं तो जेन्युइन पेमेंट अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 5000 का सामान खरीदा, मार्केट में भी 5000 का मिल रहा था, आपने रिलेटिव को भी 5000 रुपए दिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर 5000 के सामान का अगर तुम 20000 दोगे तो प्रॉब्लम है, 15000 डिसअलाउ हो जाएंगे। क्लियर? यस, हमने इंडिविजुअल की बात कर ली, हमने एचयूएफ की बात कर ली, आओ कंपनी की बात करते हैं। टॉक अबाउट कंपनी। कंपनी का जो भी डायरेक्टर है वो कंपनी का रिलेटिव है, डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है वो भी कंपनी का रिलेटिव है, और अगर कोई ऐसा बंदा है जो धीरे से छुप के बैठा है, जो डायरेक्टर नहीं है बट ही इज अ पर्सन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब उसके पास 25% से ज़्यादा के शेयर्स हैं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कई तरीके से होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, पर अभी अपन उस बहस में नहीं जाएंगे। वो जब तुम कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तब भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, और जब फाइनल में जाओगे ना तो इस तरह की चीज़ों में आप थोड़ा डिटेल स्टडी करोगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जिसके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स तो पड़े हैं,
पर वो डायरेक्टर नहीं बन रहा है इस चक्कर में कि भाई कहीं मेरा चेहरा सामने ना आ जाए कि मेरी ही कंपनी है, तो डायरेक्टर उसने किसी और को बना रखा है, अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टर बना रखा है, लेकिन सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग किसकी है? उसकी खुद की है, उसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ही हैज़ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। तो डायरेक्टर, any relative of director or any person having substantial interest of the company is considered to be relative of the company। तो उस केस में कंपनी अगर ऐसे लोगों को कोई पेमेंट कर रही है और वो एक्सेसिव हो जाती है तो इनकम टैक्स एक्ट डिसअलाउ कर देगा। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म, सेम लॉजिक, सारे पार्टनर्स फर्म के रिलेटिव है और पार्टनर का कोई भी रिलेटिव फर्म का रिलेटिव है। सेम लॉजिक ऑन एओपी, सारे मेंबर्स ऑफ ईओपी एओपी के रिलेटिव है और उन सारे मेंबर्स के सारे रिलेटिव्स एओपी के रिलेटिव। क्लियर? इजी है, इसको याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। इंडिविजुअल के केस में बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ भाई, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, एनी लीनियल असेंडेंट, एनी लीनियल डिसेंडेंट, ये थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद से सब सिंपल सिंपल है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ रुक जाओ, इस एचयूएफ को भी पीले रंग में रंग दूँ। ये ग्रीन कलर का जो पढ़ा था ना आपने, बस उसी में मेहनत करनी थी आपको, ये पीले वालों में मेहनत नहीं करनी। बस एक ही लॉजिक है, एचयूएफ है तो हर मेंबर ऑफ फैमिली में रिलेटिव है और उन मेंबर का रिलेटिव जो है वो भी रिलेटिव है। सेम लॉजिक से कंपनी, सारे डायरेक्टर्स रिलेटिव है, डायरेक्टर्स के रिलेटिव है, पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रिलेटिव है। फर्म के केस में सारे पार्टनर्स रिलेटिव हैं और पार्टनर के रिलेटिव भी फर्म के रिलेटिव है। एओपी में भी सारे मेंबर्स ऑफ एओपी रिलेटिव हैं और उन मेंबर्स के सारे रिलेटिव एओपी के रिलेटिव है। डन? आगे बढ़े। ठीक, आ जाओ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन देख लो। देखो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब बोलेंगे कि भैया ये बंदे का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में? सबसे पहला केस, नॉट लेस देन 20% ऑफ द वोटिंग पावर। उसके पास इतने शेयर्स हैं कि उसके पास वोटिंग पावर के 20% से ज्यादा है। डन? दूसरी चीज, ही इज बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। देखो, शेयर होल्डिंग के दो ही फायदे होते हैं। एक तो हमें डिसीजन मेकिंग में बोलने का अधिकार होता है, एजीएम में बुलाया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के शेयर्स भी अगर मैंने रखे हैं, मेरे पास 10 शेयर भी हैं, तो मेरे को मेल आता है रिलायंस से कि भाई साहब एजीएम है आपका, आ जाओ, अटेंड कर लो, अपना वोट डाल लो। अगर मैं जागरूक नागरिक होता तो मैं एजीएम अटेंड करके, उसमें इनफैक्ट ऑनलाइन एजीएम अटेंड करने तक का फैसिलिटी था, तो आप अटेंड कर सकते हो, उस पर येस नो कर सकते हो, वोटिंग पावर रख सकते हो। दूसरा फायदा क्या होता है? डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को ना अपना प्रिंसिपल अमाउंट तब तक नहीं मिलता जब तक वो कहीं और शेयर सेल ना कर दें। इक्विटी शेयर होल्डर होने का दो ही फायदा है, डिविडेंड और डिसीजन मेकिंग में पावर, वोटिंग पावर और डिविडेंड। तो ये कह रहा है कि अगर किसी का 20% वोटिंग पावर में हिस्सा है तो भी वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है कंपनी में, या 20% प्रॉफिट्स में हिस्सा है तो भी वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है कंपनी। आपने वोटिंग किया था, नहीं बेटा, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, ये सब फालतू के काम मेरे से नहीं होते, जहां पैसे मिलते हैं मैं वही काम करता हूँ। जो बात है भाई साहब, देखिए साहब, वोटिंग करने जाए, मेरे को क्या मिल रहा है वोटिंग करने से? मेरे कहने से थोड़ी नहीं अंबानी डिसीजन चेंज करेगा अपना। चलो, छोटी सी लिस्टेशन है, करोगे? सॉल्यूशन ही बता दो एक लाइन की। क्वेश्चन सामने पड़ा है, एसएससी कंपनी सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट टू इट्स डायरेक्टर्स फॉर 3 लाख रुपीज। द मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स इज 4 लाख रुपीज। क्या यहां पे सेक्शन 40A(2) आएगा? बताइए, एडवाइस करिए भाई साहब, बोलिए सर। कौस्तव कह रहा है हाँ आएगा। एनीबडी एल्स? यहां तो वोटिंग करा लेनी चाहिए। मनीषा भी कह रही है आएगा, यूज कर सकते हैं यहाँ सेक्शन 40A(2). कंपनी को नुकसान तो हो रहा है, देखो 4 लाख का सामान है, डायरेक्टर्स को 3 लाख में ही बेच दे रही है। एनीबडी एल्स? दीपक कह रहा है नहीं सर, यहां तो सेक्शन 40A(2) नहीं आएगा। और कोई है? सौरभ भी कह रहा है नहीं आएगा। क्या बात है,
जो लोग नहीं नहीं बोल रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं क्यों नहीं आएगा? क्या लगता है आपको, क्या कारण है, क्यों नहीं आएगा भाई? सेक्शन 48(2) क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पे? असेसिंग ऑफिसर यूज करना चाहता है। असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये तो कंपनी जो है वो अपना नुकसान कर रही है, जानबूझ के अपने डायरेक्टर को सस्ते में सामान दे रही। स्मॉल डिफरेंस नहीं है अमाउंट में, कैसी बातें कर रहे हो सौरभ? ये देखो 3 लाख और 4 लाख में अंतर होता है, पता है कितने का? 1 लाख का भाई साहब। मार्केट प्राइस कितनी है गुड्स की? 4 लाख। कितने का नुकसान झेल रही है कंपनी? 1 लाख। परसेंट निकालो तो जरा बेटा, ये सारे जीरो काट दो, ये आएगा पता है कितना? 25%। 25% इज नॉट अ स्मॉल सम। चलो 5% तक एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, 5% भी वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन 5% तक चलेगा, पर 25% इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये स्मॉल डिफरेंस वाला लॉजिक तो आपका एकदम गलत है। और बताओ भाई, और कौन बोल रहा था? सौरभ के अलावा कोई और भी बोल रहा था ना? अरे मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ यार, माउस कहाँ गया? एक सेकेंड रुको। हाँ, कहाँ गया यार? दीपक बोल रहा था। नहीं दीपक बाबू, आप बताइए आपका क्या लॉजिक है, क्यों आपको लगता है कि सेक्शन 48(2) अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे? बोलो भाई बोलो। मैंने जो स्मॉल डिफरेंस का अमाउंट बताया था उसका मतलब वो एक मटेरियलिटी समझो ना चीज़ की। भाई कोई चीज़ मान लो कि लेट्स से कि एक पानी की बॉटल है, मैं दोनों सारे एग्जांपल दे देता हूँ तुमको, परसेंटेज का एग्जांपल भी दे रहा हूँ, बिना परसेंटेज के एग्जांपल भी दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई पानी की बॉटल है और मैंने 10 रुपए की नॉर्मली खरीदनी थी, मैंने खरीद ली लेट्स से कि 11 रुपए की, और मैं सिर्फ एक पानी की बॉटल की बात कर रहा हूँ। मेरे फूफा जी की दुकान थी, मैं गया वहाँ से 11 रुपए की बॉटल ले आया, तो मैंने एक्सेसिव पेमेंट तो करा, लेकिन 1 रुपया बहुत इमटेरियल था। यही मैं अगर मान लो कि 1 लाख बॉटल्स खरीद रहा होता और 1-1 रुपए करके 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चे मैंने दिखा देते कि मैंने भाई ये 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा परचेजिंग करी है, जो कि एक्सेसिव पेमेंट था, जो कि मार्केट से ज़्यादा था। यहाँ पे 1 लाख रुपया क्या हो गया? मटीरियल हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द ऑफकोर्स टर्नओवर ऑफ द कंपनी एंड डिपेंडिंग अपॉन अदर फीचर्स। ज़रूरी नहीं है कि कई बड़ी कंपनियों में लाख रुपये भी बहुत मटीरियल नहीं होता है। कोई हज़ार करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियाँ जहाँ होती हैं वहाँ कई बार तो ये लोग लाख को तो वो लोग राउंड ऑफ ही कर देते हैं। बट डिपेंड करता है, एक मटीरियलिटी का आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। दीपक का कहना है कंपनी सेल्स लॉस में कर सकती है, हो सकता है अपना स्टॉक खाली कर रही हो तो सकता है, लेकिन प्रोविजन में को इन्वोक करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? रीजन जेन्युइन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी कुछ गलत कर रही है, पर आप ये सोचो कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो कंपनी का दोस्त नहीं है। वो किस लिए बैठा है वहाँ पे? इनकम टैक्स वसूल करने। उसको भी टारगेट मिलते हैं, आपको पता है कि नहीं? असेसिंग ऑफिसर्स को टारगेट मिलते हैं, इतना टैक्स की वसूली ला के दो हमें एक्स्ट्रा, तो फिर तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हारी वाहवाही हुई, मीटिंग में तुम्हारी तारीफ की जाएगी। तो वो तो इस चक्कर में लगा है कि भाई मेरे पास अगर पावर है सेक्शन 48(2) इन्वोक करने का, तो क्या मैं कर सकता हूं? वो तो जरूर करेगा, क्योंकि मेन मुद्दा ये नहीं होता कि खर्चे डिसअलाउ करेंगे, वो सारा का सारा खर्चा डिसअलाउ हो गया तो ये मिल जाएंगे। मेन मुद्दा तो ये होता है कि नोटिस तो जानी ही जानी है, एक बार अगर नोटिस गई तो एसएससी आएगा तो कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएगा। ये इनकम टैक्स ऑफिसर कोई मामूली आदमी नहीं होता भाई साहब। वो आपको याद है एक वो मूवी थी अंदाज अपना अपना, वो किसका मोगैम्बो का भतीजा था गोगो, आता था तो कुछ ना कुछ लेके जाता था। वैसे ही होते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी, वो अगर आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो नोटिस तो आएगी अगर असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है तो। बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विच नो वन गेव अनफॉर्चुनेटली, सबका ही आंसर गलत था। बड़े दुख की बात है कि दोस्त यहां पे सेक्शन 48(2) इन्वोक नहीं होगा। असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू इन्वोक सेक्शन 48(2), नो ही कांट। वाई? ये देखो सर, सौरभ बोल रहे हैं नोट्स बना दो सर, हेल्पफुल। वो दोस्त ये जो पीपीटी मैंने डिज़ाइन करी है ये नोट्स के फॉर्मेट में ही डिज़ाइन करी है। देखो ये बुक की तरह नहीं है, तुम्हें यहाँ बड़े बड़े लंबे बोरिंग पैराग्राफ नहीं दिखेंगे।
मैंने सारी बातें संक्षेप में लिखी हैं, और जो मैं क्लास में ड्राइंग्स भी बनाते जाता हूँ, चार्ट भी बनाते जाता हूँ, वो भी इसमें सेव होते हैं। तुम उसको ही यूज़ करो, टाइम नहीं वेस्ट करो अपने वो कर करके। पर अगर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, जो टाइम है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा, उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसी से पढ़ लो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दोस्त, सेक्शन 40A2 कब इन्वोक कर सकते हैं भैया? जहां एक्सपेंडिचर इनकर हुआ हो, समझे? सेक्शन 40A2 हर जगह यूज नहीं हो सकता। सेक्शन 40A2 क्या कहता है, फिर से जाओ, अगर आपने अपने किसी रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट कर दी, कहां गया, रुको वापस उस सेक्शन पे आते हैं। अगर आपने किसी, ये देखो, इसको हाईलाइट करो, कीवर्ड्स हाईलाइट करो, वेयर द एसएससी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन मेड। तो अगर हमारे केस में जो हमने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा था, अगर हम ये सारे कंडीशन देखने आए तो सबसे पहली ही कंडीशन गायब है, क्या? नो एक्सपेंडिचर। यहां कोई एक्सपेंडिचर की बात हो रही है क्या? नहीं, यहां क्या हो रहा है, कंपनी सेल्स गुड्स, सो दिस इज सेल एट लेस देन मार्केट प्राइस, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज सेल एट लेस देन मार्केट प्राइस। और जैसा कि दीपक ने या शायद सौरभ ने बोला था, ये बिल्कुल सही लॉजिक है भाई। हो सकता है कंपनी अपना स्टॉक खाली करने के लिए बेच रही हो, डायरेक्टर से खरीद रहे हो कि चलो ठीक है यार स्टॉक खाली करते कंपनी का, नहीं करना धंधा, बंद करना है, या कोई भी रीज़न कि यार खराब हो रहा है, ले जाते हैं, जो भी रेट में मिले ख़त्म करो। सेल एट लेस देन मार्केट प्राइस है, जैसे ये कोई एक्सपेंडिचर थोड़ी है, कंपनी कोई अपनी जेब से पैसे थोड़ी दे रही है। हाँ, कंपनी कम पैसे ले रही है, ये ज़रूर बात है, पैसे कम ले रही है। और सच बताओ तो पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में, लीगल टर्म्स में यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हो रहा है। जब एक्सपेंडिचर इनकर ही नहीं हो रहा है तो उसको अलाउ करने या डिसअलाउ करने की कोई बात उठ सकती है क्या? और सेक्शन 40A2 क्या करता है? सेक्शन 40A2 का तो काम ही है एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करना। सेक्शन 40A2 यहाँ आके करेगा क्या? यहाँ तो इसका कोई काम ही नहीं, कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है ऐसा। क्लियर? बात समझ में आई? एवरीबॉडी कंफर्टेबल? चलो, यहां पे देखो इलस्ट्रेशन 24 में क्या हो सकता है, यहां पे सजेशन दीजिए। मेरे ख्याल से लूज हो गया है थोड़ा रिकॉर्डिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं है। फाइन नाउ, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ओके ओके, दिस इज गुड। चलो 40A2 नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा भाई कौस्तव? रीजन बताइए, खाली हाँ नहीं बोलने से थोड़ी होगा। 1%, यस, इममटेरियल, द डिफरेंस इज इममटेरियल। If the SSC company proves that the salary and commission are reasonable having regard to the services rendered by the director, then section 40A2 cannot be invoked. अगर reasonable है
तो कोई दिक्कत नहीं है. इफ हाउएवर द AO proves that the salary and commission paid is unreasonable having regard to the services rendered by the director, then the AO can disallow the unreasonable portion under section 48(2). ठीक. अब ये बताइए, अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता हूँ कि नहीं सर 1 लाख की सैलरी जो है वो जेन्युइन है, 1 लाख का 1% कितना होगा? 1,01,000. अगर मैं 1 लाख की सैलरी प्रूव कर दे रहा हूं तो क्या 1,01,000 की सैलरी प्रूव नहीं होगी? इममटीरियल डिफरेंस, इममटीरियल डिफरेंस. इसलिए दिस इज अलाउड, नो प्रॉब्लम एट ऑल. प्रॉफिट्स करोड़ में होगी तो बेटा स्टिल 1%, वो भी रेम्युनरेशन, सैलरी एंड रेम्युनरेशन वाले केस में 1% की हाइक तो कोई हाइक ही नहीं होती नॉर्मली. मतलब 5-10% की ग्रोथ तो लोग एक्सपेक्ट करते ही हैं कि भाई मेरी हमको फर्दर, अच्छा सॉरी, पे फर्दर 1% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट्स. ओ करेक्ट, मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी. मेरे को लग रहा है सैलरी 1% बढ़ा रहा है, मतलब मैंने ये एजम्पशन में आपको आंसर दिया था. नहीं, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो दीपक. नेट प्रॉफिट्स का अगर 1% बढ़ा रहा है, फर्दर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट्स, तब तो भाई सीधी सीधी बात है कि 2 केस हो सकते हैं. नोटिस तो आएगी, ये तो कन्फर्म है. नोटिस आएगी तो एक चीज हो सकती है कि ये पेमेंट एक्सेसिव पाई जाए. दूसरी चीज क्या हो सकती है कि ये पेमेंट रीजनेबल पाई जाए. ठीक है कि हाँ भाई ठीक है, आप 1% और दे रहे हैं प्रॉफिट का, कोई दिक्कत नहीं, ये बंदा वाकई काम कर रहा है, इसकी वजह से ही प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो उसको देने में कोई बुराई नहीं है. अगर एक्सेसिव पेमेंट है तब तो भाई सीधे सीधे डिसअलाउड. जितना भी एक्सेसिव पोर्शन है दैट इज डिसअलाउड. एक्सेसिव पोर्शन यहाँ लिखी दूँ, पूरा का पूरा डिसअलाउ नहीं होता, जो एक्सेसिव पोर्शन है वो डिसअलाउ हो जाता है. और अगर रीजनेबल है तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ आपको प्रूफ करना पड़ेगा. फर्दर 1% ऑफ प्रॉफिट, ये चीज़ मैं डिलीट भी कर दूँ. यहाँ जो मैंने चीज़ लिखी है, ये मैंने ये अज्यूम करके लिखी थी कि सैलरी का 1% बढ़ा रहा है. मैंने ये बात ध्यान ही नहीं दी कि वो कंपनी के प्रॉफिट के शेयर का दे रहा है 1%. हाँ, प्रॉफिट तो हो सकती है, करोड़ों में होती है भाई साहब, हज़ारों करोड़ों में प्रॉफिट होती है. उनका तो 1% भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, चले आगे बढ़े. ओ सेक्शन 40A3 बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण. सेक्शन 40A3, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹10,000. ध्यान से सुनना, 10,000 से ऊपर का कौन सा खर्चा है जो अलाउड नहीं होता. पहली कंडीशन, एसएससी ने कोई खर्चा किया, इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000 which is otherwise deductible under the other provisions of the act for computing business or profession income. मतलब वैसे तो नॉर्मली खर्चा अलाउ है, डिडक्टिबल है, नॉर्मल खर्चा है, हमारे सारे प्रोविजंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है. वो 10,000 से ज़्यादा का है, यानी पहली कंडीशन खर्चा 10,000 से ज़्यादा का होना चाहिए. दूसरी कंडीशन, अच्छा सॉरी, दूसरी कंडीशन में यही बात लिखती है, अ पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे. दूसरी बात, ये एक्सेसिव पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000 इज मेड टू 1 person in 1 day. 1 person in 1 day. मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं आपको. देखो पहला एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल. लेट्स से कि मैंने अपने ऑफिस में थोड़ा वुड वर्क का काम लगवाया. जो कॉन्ट्रैक्टर था वो सुबह सुबह मेरे पास आया, बोला सर मुझे 20,000 रुपये दे दो कैश, अभी वो कुछ सामान लेके आना है. 20,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती आज के ज़माने में भाई. 2-4 छोटे मोटे सामान भी अगर जोड़ जाड़ के लाएगा तो 20,000 हो जाएगा. अब अगर मैंने तुरंत अपनी जेब से पैसे निकाल के 20,000 उसको दे दिए तो वो एक सिंगल एक्सपेंडिचर है, उसको हम मान लो ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डालने वाले हैं. एक सिंगल एक्सपेंडिचर है, 10,000 से ज़्यादा है, और हम एक ही आदमी को एक ही दिन में दे रहे हैं. ऑफ कोर्स वो डिसअलाउ हो जाएगा. अग्री करते हो ना मेरी बात से? डिसअलाउ होगा कि नहीं होगा? एक दिन में सिंगल एक्सपेंडिचर के नाम पे हमने एक ही आदमी को
10,000 से ज़्यादा दे दिए, डिसअलाउ हो जाएगा, बिल्कुल डिसअलाउ हो जाएगा सर। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि सपोज करो सुबह सुबह कारपेंटर मेरे पास आया, उसने बोला भैया 2,000 रुपये दे दो, बस ये थोड़ा बहुत वो कील और फेविकोल वैमिकोल जो भी होता है वो सारी चीज़ें लाने, थोड़े बहुत टूल्स वूल्स लाने, हल्के फुल्के वो लाते हैं। मैंने कहा ठीक है 2,000 ले दो भाई, चले जाओ। फिर दोपहर में आ गया मेरे पास कि सर वो 5,000 और दे दो, क्या है कि वो लकड़ी थोड़ी कम पड़ गई है, थोड़ी प्लाई और मंगानी पड़ेगी। मैंने 5,000 और दे दिए। फिर वो बोल रहा है मेरे पास आके कि भैया ऐसा करो ना, रात होती है शाम को वो जाते रहते हैं ना, तो शाम को आके बोलता है मुझसे कि भैया वो जो प्लाई तो मैंने चिपका दी है, उसके पीछे उसके ऊपर वो पॉलिश होगा या कोई भी एक काम होगा, उसके लिए मेरे को कितने दे दो, लेट्स से 5,000 और दे दो। मैंने फिर उसको 5,000 दे दिए। मैंने सेम डे में सेम पर्सन को 10,000 से कम कम करके 3 बार में पेमेंट करा। एक बार 2,000 रुपये दिए, फिर 5,000 रुपये दिए, फिर रात को 5,000 दे दिए। एक ही खर्चे के रिस्पेक्ट में था। एक्सीड्स 10,000 है तो मान लो कि अगली पेमेंट 6,000 की मांग रहा था, तो 2,000 5,000 नहीं थे, हाँ 5 5 10 12,000, ठीक है ओके। तो हमने सेम आदमी को दिया, सेम डे में दिया, सेम एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में दिया, और एक एक पेमेंट जो था मेरा इंडिविजुअल पेमेंट वो 10,000 से ज़्यादा था, 10,000 से कम था। क्या अब ये मेरे अलग अलग पेमेंट्स अलाउ हो जाएंगे या फिर डिसअलाउ हो जाएंगे, बताइए आपको क्या लगता है? सुबह 2,000 दिया, दोपहर में 5,000 दिया, रात को 5,000 दिया, टोटल में 12,000 दिया, दिन में तो 10,000 से ज़्यादा दे दिया। लेकिन मेरी इंडिविजुअल पेमेंट जो थी, पहली पेमेंट भी 2,000 की थी, दूसरी पेमेंट भी 5,000 की थी, तीसरी भी 5,000 की, 10,000 से तीनों कम थी। कौस्तभ, यश, आकाश सब बोल रहे हैं डिसअलाउ हो जाएगा, सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट, पर्सन सेम है, खर्चा सेम है, दिन भी सेम है, डिसअलाउ हो जाएगा। क्या क्या सेम होना चाहिए, मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो चेकलिस्ट है ये। एक्सपेंडिचर भी सेम हो, पर्सन भी सेम हो, और दिन भी सेम हो। यानी कि ऐसे लिख दो, 1 एक्सपेंडिचर 1 पर्सन 1 डे, या ऐसे लिख देते हैं प्लस exceeds 10,000. What exceeds 10,000? Expenditure exceeds 10,000. Expenditure exceeds 10,000. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक ही है भाई साहब, इसका मतलब है डिसअलाउड। ये तीनों चीजें जब एक साथ होती है ना तो ही प्रॉब्लम होती है। एक्सपेंडिचर भी एक है, पर्सन भी एक है, दिन भी एक है। अब तीनों को बदल बदल के देखा जाए एक बार। अगर मैं ऐसे बोलूं कि लेट्स से कि मैंने सुबह सुबह उठ के क्या किया, 8,000 रुपये कारपेंटर को दे दिए। उसी काम के सिलसिले में इलेक्ट्रिशियन भी आया हुआ था। वो कह रहा था सर ये जो आप बना रहे हो ना केस, यहाँ पीछे में फॉल्स लाइट ऐसे टाइप की हिडन लाइट लगा दूंगा, बहुत सुंदर लगेगी। मैंने कहा ठीक है तुम भी अपना काम लगा दो। इलेक्ट्रिशियन ने भी मेरे से पैसे मांगे, मैंने 8,000 रुपये उसको भी दे दिया कैश। क्या ये दोनों खर्चे अलाउ हो जाएंगे? बिल्कुल अलाउ हो जाएंगे सर, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सपेंडिचर है, यहाँ वन एक्सपेंडिचर नहीं है। अच्छा एक चीज़ और देखो, मैंने तो पर्सन अलग कर दिया। सेम पर्सन को मैंने सेम डे में 2 बार पैसे दिए, 8,000 8,000 करके सेम पर्सन को दिए, सेम डे में दिए, लेकिन एक्सपेंडिचर्स अलग अलग थे। वो आदमी मेरा कारपेंटर का भी काम देखता था, इलेक्ट्रिशियन का भी काम देखता था। सेम बंदा है, मान लो सेम कंपनी है जो कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियन को प्रोवाइड कराती है। मैंने सेम कंपनी को 8,000 रुपये सुबह दिए, 8,000 रुपये रात में दिए, एक कारपेंटर के लिए दिया, एक इलेक्ट्रिशियन के लिए दिया। क्या मैं इस खर्चे को अलग अलग कर सकता हूँ? हाँ। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट कर सकते हो कि यार ओवरऑल तो आप ऑफिस मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि मैं अलग अलग चीज़ों पे दिखाऊं कि भाई अगर मान लो वो लकड़ी वाला जो है वो फर्नीचर की तरह एसेट खरीद रहे हैं, ये दिखा दें, तो फिर तो वो एक्सपेंडिचर रहा ही नहीं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे उस पर। और जो इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है उसको ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दें। दोनों ही केस में वो खर्चे अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि आपने एक्सपेंडिचर भी अलग एक से अधिक कर दिया, बाइफरकेट करने में आप सफल हो गए, तो आप सेम डे में 10,000 से ज़्यादा का कैश पे कर सकते हो। दूसरी चीज़ देखो कि एक्सपेंडिचर सेम है,
जैसे मान लो कि मैंने कहीं ना कोई साइट में इन्वेस्ट रियल एस्टेट साइट पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे दो बंदों को लगाता हूँ, बोलता हूँ कि यार दो अलग अलग टावर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों की कंपनी इन दोनों अलग अलग टावर्स को ऑडिट करे कि भाई सही से बनाया कि नहीं बनाया, मटेरियल सही से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिस ठेकेदार को हमने काम पे दिया वो सही पैसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई लीगल लूप होल तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई सेफ्टी प्रिकॉशन लेना तो हम नहीं छोड़ रहे हैं, या एक्सेट्रा किसी भी काम के लिए। तो दो ऑडिटर्स रखे हमने। ये एक्सपेंस सेम है, ये हमारी ऑडिट फीस के एक्सपेंस में जाएगा कि भाई साइट ऑडिट फीस करके हम एक एक्सपेंडिचर का हेड बनाएंगे, सेम एक्सपेंडिचर है। पर ये दोनों अलग अलग बंदे हैं, दो अलग अलग कंपनियों को मैंने हायर किया है कि पहली कंपनी को बोला तुम ये पहला टावर देखो, दूसरी कंपनी को बोला है तुम दूसरा टावर देखो। तो हमने एक एक्सपेंडिचर किया एक दिन के अंदर, लेकिन दो अलग अलग पर्सन्स को किया तो भी अलाउड है। लेट्स से एक ही एक्सपेंडिचर है, एक ही आदमी है, उसको हम अगर 10,000 तक अलाउड है ना, एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 10,000 इज नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 40A3। पर अगर किसी को 1 लाख रुपए मुझे देने हैं, मैं कैश में देना चाहता हूँ, मेरे पास कैश ही पड़ा है, क्या करें? तो हम 10,000 करके 10 दिन में उसे अगर 1 लाख देंगे तो चलेगा, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एक्सपेंडिचर सेम पर्सन को सेम डे में 10,000 से अधिक अगर आप करेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। क्लियर? पूरा बेटा पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। कैश एक्सपेंस अलाउ ही नहीं है। 10,000 तो आपको इसलिए दिया गया है कि यार छोटे मोटे खर्चे कैश में कर दो, कोई बात नहीं, अब चाय पानी आ रही है, नमकीन बिस्कुट खरीद रहे हो ऑफिस के लिए, तो वो तो ठीक है ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पर्सन जिसका दो अलग पर्सन जो इलेक्ट्रिकल वेयर हाउस बिजनेस है उसको 20,000 दे दो, नहीं। देखो यहाँ पे ना ऐसा ये मजाक वाला पर्सन नहीं चल रहा है, यहाँ पे एकदम लीगल बात चल रही है। जब आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो, एक्सपेंडिचर टू अ पर्सन, तो यहाँ पे बंदा कह रहा है कि भाई आपने एक्सपेंडिचर क्या क्लेम करा, लेट्स से कि मैंने ऑफिस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर क्लेम किया, तो फिर मेरे से पूछेगा अच्छा ये एक्सपेंडिचर आपने किस आदमी को दिया, मतलब किस ये ऑफिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम किस आदमी को दिया था जिसके बदले उसे पैसे दिए। तो मैं बोलूँगा कि एक कंपनी है ABS मेंटेनेंस करके, वो मेरा मेंटेनेंस देखती है, मैंने ABS मेंटेनेंस करके एक कंपनी है उसको पेमेंट कर दी है। अब ABS मेंटेनेंस के यहाँ से पूरी फौज आ रही है, चाहे 50 लोग आ रहे हैं 100 लोग आ रहे हैं, उससे मतलब थोड़ी है। मैंने पेमेंट अगर मान लो ABS मेंटेनेंस वाला कहता है कि भैया हमारे 4 बंदे जा रहे हैं, चारों को 2,500 दे देना, हम आपके बिल में लिख लेंगे कि आपसे रिसीव हो गया, तो मैंने दे दिए 2,500, मुझे क्या दिक्कत है? मैं पेमेंट किसको कर रहा हूँ? अपने बुक्स में थोड़ी दिखाऊंगा कि अरे रमेश, सुरेश, मोहन ये सब आए थे, इनको पैसे दिए। मैं तो ये बोलूँगा कि भैया ABS मेंटेनेंस से मैंने काम लिया था, उसके पैसे बाकी थे, मैंने उसको दे दिए, उसने जिसको बोले उसको दे दिए, काम खत्म। हमारी बुक्स में कहीं नाम ही नहीं आएगा किसी और का। ठीक, ओके। अगली बात, द पेमेंट इज मेड otherwise than by an account pay check or account pay demand draft or electronic clearing system through a bank account। ठीक, तो बोल रहा है कि यार देखो 3 ही वे तरीके अलाउड हैं। पेमेंट अगर करना है 10,000 से ज़्यादा एक एक्सपेंडिचर के लिए एक आदमी को, तो 3 तरीके अलाउड है। नंबर 1, आप अकाउंट पे चेक दीजिए। डज एवरीबडी नो व्हाट एन अकाउंट पे चेक इज? अच्छा मैं टेस्ट करता हूँ, रुको, छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं, देखते हैं बच्चे कितनी समझदार है मेरी क्लास के। छोटा सा टेस्ट लेंगे। लेट्स से दैट दिस इज अ चेक। ठीक है, चेक के बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, यहाँ अमाउंट लिखा रहता है एटसेट्रा एटसेट्रा, यहाँ मान लो सिग्नेचर विग्नेचर होगा, यहाँ पे कुछ डेट वेट लिखी रहती है। ठीक है, ये नॉर्मल चेक है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे वो लिखा रहेगा किसको देना है, पे, उसका नाम लिखा रहेगा, या नीचे अकाउंट नंबर XYZ सब चीज़ें लिखी रहेंगी। ये नॉर्मल चेक है। इसको क्या क्या बोलते हैं पता है?
इसको बोलते हैं अपन एकदम आम आदमी, बियरर चेक। इस चेक की खासियत क्या होती है, आपने एक चेक उठाया, उस पर सीधे सीधे अमाउंट लिखा कि भाई लेट्स से कि 1000 हमने अमाउंट लिख दिया, पे में किसी का भी नाम लिख दिया, नहीं मन करा तो सेल्फ लिख दिया और यहाँ साइन कर दिया और जो डेट है डाल दी। अब कोई भी बंदा इस चेक को ले जाएगा आपके ब्रांच में, बोलेगा सर मुझे ये चेक का एनकैश कराना है, वो एक विड्रॉल फॉर्म टाइप का होता है, वो भरेगा और वो चेक लगा देगा साथ में, उसको कैश हाथ के हाथ मिल जाएगा। अगर बैंक में सिंपल चेक लेके जाने से आपको कैश मिल रहा है, तो क्या गवर्नमेंट कभी भी ट्रैक कर पाएगी कि एक्चुअली ये पेमेंट किसको गया है? कभी नहीं कर पाएगी। और इससे टैक्स का जो लॉस होगा वो तो भूल ही जाओ, इससे नेशनल सिक्योरिटी तक का रिस्क है। किसी टेररिस्ट को कोई पैसे दे रहा है मान लो, और अपने पास बेरर चेक दिखा दे रहा है, मैंने बेरर चेक से पेमेंट करा अपने सप्लायर को, टेररिस्ट की फंडिंग कर रहा है। वो कर सकता है नहीं कर सकता है? हमें पता कैसे चलेगा किसने पैसे निकाले? भाई उस समय तो कोई भी फर्जी आधार कार्ड या कुछ लेके आ जाएगा और उस आधार कार्ड में जो डिटेल लिखी है वही नाम वो विड्रॉल फॉर्म में भर देगा, और चेक पे तो कुछ भरने की जरूरत भी नहीं है, चेक तो ऐसे ही बियरर है। आप सिंपली चेक पकड़ाओ, विड्रॉल फॉर्म पकड़ाओ और वो फर्जी आईडी का फोटोकॉपी लगा दो। अगर बहुत बड़ा आपका ट्रांजैक्शन है तो वो वेरीफाई नहीं होता है उस समय। ये भी बता दूं मैं तुम्हें, ये बैंकिंग सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है और मजबूरी भी है। भाई बैंकिंग सिस्टम में अपने यहाँ क्या है, भीड़ लगी रहती है, लाइन से लोग लगे हुए हैं। आप कभी डिपॉजिट काउंटर पे जाओ या कैश काउंटर पे जाओ, विड्रॉल काउंटर पे बैंक के, देखो बहुत भीड़ लगी रहेगी, लंबी लंबी लाइन। अब अगर एक एक आदमी की आईडी वो वेरीफाई करने लग गए ना, फिर तो हो चुका, वो लाइन कभी जाएगी ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा काम कभी। तो वो लोग क्या करते हैं, विड्रॉल फॉर्म भराएंगे, वो चेक करेंगे अच्छा विड्रॉल फॉर्म में जो नाम लिखा है वही आईडी पे भी है क्या? हाँ हाँ आईडी पे वही नाम है। बहुत कोई डेडिकेटेड स्टाफ होगा तो वो क्या करेगा, वो आईडी से चेहरा मिला लेगा, हाँ ठीक है भाई साहब चेहरा तो ठीक है, सेम मिल रहा है। किसी की भी आईडी फर्जी बना सकते हो ना, आधार कार्ड पे क्या फोटो कॉपी करके लोग फोटो क्या बोलते हैं, फोटो क्या सॉफ्टवेयर होता है यार, एक होता है ना वो फोटो एडिट करने वाला, उस पर फोटो दूसरे की कार्ड पे तो अपनी फोटो चिपका देते हैं, हॉलीवुड फोटोशॉप, यस फोटोशॉप करके लगा सकते हैं ना फोटो, और फिर कलर प्रिंट आउट निकाल लो, लेमिनेट कर लो, जैसे करते हैं लोग, करते हैं ना ऐसे, तो फ्रॉड हो सकता है। गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आप बियरर चेक दे रहे हो तो हम तो यही मानेंगे कि दिस बियरर चेक इज इक्वल टू कैश। सेकेंड पॉइंट, एक और चेक होता है, ऐसे ही चेक है नॉर्मल, मतलब चेक अलग अलग तरीके के नहीं होते, चेक तो नॉर्मल ही होता है। ऐसे ही अमाउंट की जगह बनी है, मान लो कुछ पैसे वैसे लिखे हैं, यहाँ कुछ डेट वेट लिखी है, यहाँ साइन वाइन कर दिया और यहाँ पे करके लिखा है, ठीक है। यहाँ तुमने नाम डाल दिया, तुमने नाम डाला, यहाँ पे लिखा अमित, अमित के अलावा यह पैसा किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी ये बियरर चेक ही है। बियरर चेक में सेल्फ लिखो, अमित लिखो, सुमित लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपने क्या करा, बोला नहीं ये तो है कैसा, ये तो है अकाउंट पे चेक। क्या है ये? अकाउंट पे चेक। हाँ सॉरी अकाउंट पे चेक नहीं, हाँ सॉरी मैं भी क्या कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं अपन क्रॉस्ड चेक, माय मिस्टेक, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड चेक। गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब क्रॉस चेक भी हमारे लिए कैश के बराबर है। पता है क्यों? क्रॉस चेक का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे अमित जी का नाम लिखा है तो ये पैसे अमित जी के अकाउंट में जा सकते हैं, ठीक है। कौन अमित? कोई भी अमित हो सकता है। यहाँ पे कोई, अच्छा सॉरी नहीं, एक सेकंड रुको, क्रॉस चेक में एक और जस्ट अ सेकंड, क्रॉस चेक में एक और कंडीशन होती थी, लेट मी रिमेंबर। एक और चीज़ें याद नहीं आ रही है मुझे, बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्रॉस चेक के बारे में। चलो खैर ठीक है, जब याद आएगी तो बताऊंगा। क्रॉस चेक में क्या सीन होता है कि ये पैसा अभी अमित कैश नहीं निकाल सकता। क्रॉस का मतलब हो गया अब कैश नहीं निकलेगा। तो एक बार को गवर्नमेंट को जब बोली ना गवर्नमेंट कि ये क्रॉस चेक को हम कैश के बराबर मांग रहे हैं, तो जनता भड़क गई कि सर आप क्यों क्रॉस चेक को कैश के बराबर मान रहे हो, क्योंकि क्रॉस चेक जो है उसमें तो आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, अगर चेक पे क्रॉस कर दिया तो वो पैसा कैश नहीं निकल सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि अगर क्रॉस्ड चेक है तो भी सेम प्रोसेस है बियरर चेक जैसा, वही विड्रॉल फॉर्म भरवाएंगे
वही चेक का फोटो लेंगे, साथ में बहुत होगा तो साथ में आईडी ले लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, वो पूछेंगे कि कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तुम भर दो और वो आपको डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक अमित के नाम का चेक दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये चेक मैंने जिसको दिया उसने कोई फर्जी आईडी खुलवाई अमित के नाम से, किसी फर्जी आईडी से बैंक अकाउंट खुलवाया। फर्जी आईडी इन सेंस की, कोई मान लो रास्ते में चल रहा कोई लेबर है, कोई रिक्शे वाला है, उसको पकड़ लिया कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम अमित है, बधाई हो, आओ हमारे पास। उसका फर्जी अकाउंट खुलवा दिया, उसके अकाउंट में, बेचारे के अकाउंट में पैसे डाल के उसने निकाल लिए, भाग गया। अब गवर्नमेंट कैसे ट्रेस करेगी, अब तुम कैसे ट्रेस करोगे? वो तो क्लेम कर देगा तुम्हारे ऊपर कि नहीं भैया मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, देखो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तुम बोलोगे नहीं मैंने तो अमित को चेक दिया था, मैंने क्रॉस चेक दिया था। वो बोलेगा मुझे नहीं पता कौन से अमित के पास तुम्हारा क्रॉस चेक गया, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं आया, आपके ऊपर केस भी कर देगा कि मुझे पैसे नहीं मिले। क्रॉस चेक के बाद एक और फर्दर लेवल ऑफ सिक्योरिटी आती है। गवर्नमेंट कहती है यार ये सही है। थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या होती है? थर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है, नॉर्मल चेक है, ऐसे ही मान लो यहाँ कोई अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट वेट लिखी हुई है, कुछ जो भी नंबर्स वंबर्स, यहाँ साइन वाइन कुछ किया हुआ है, यहाँ ऐसे पे लिखा हुआ है, और अभी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अमित का ही नाम वापस लिख देते हैं। ठीक है, और इसके दोनों तरफ हम क्रॉस करेंगे और लिखेंगे अकाउंट पेई। इसको बोलते हैं दोस्त अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक डालते ही पता है क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है कि दिस इज द राइट वे टू पे, दिस इज द राइट वे टू पे। ऐसे अगर तुम पैसा पे करोगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके खर्चे को अलाउ करेंगे। क्यों? जैसे ही चेक का जो क्रॉस होता है उसके बीच में आपने अकाउंट पे लिख दिया, तो चेक जो है ना वो बैंक में एक्सेप्ट ही नहीं होगा नॉर्मली, वो चाहे विड्रॉल फॉर्म में कुछ भी लिखता रहे। बैंक का जो स्टाफ है वो बोलेगा कि सर ये अकाउंट पे चेक है, इसके ना बैक साइड पे आपको क्या करना होगा, बैक साइड पे आपको बेनिफिशियरी का नेम लिखना होगा, अकाउंट नंबर लिखना होगा, IFSC कोड लिखना होगा और साइन करना पड़ेगा। दिस इज द बैक साइड ऑफ द चेक। अगर आपने अकाउंट पे चेक किसी को दिया है और वो अगर उससे पैसे निकालना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अकाउंट पे चेक के बैक साइड पे ये सारी डिटेल्स लिखी हो कि आप ये पैसे किसको भेजना चाहते हो। अच्छा हाँ, सॉरी याद आ गया मेरे को, अकाउंट पे बियरर चेक में और क्रॉस चेक में क्या अंतर था। बियरर चेक में और क्रॉस चेक में एक और बड़ा अंतर था जो मैं बताना भूल गया था। ये देखो, बियरर चेक में क्या होता है कि मान लो तुमने यहाँ पे अमित लिखा, तो क्या होगा ना कि इस चीज़ को जो बैंक का स्टाफ है वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बियरर अगर चेक पे कोई भी क्रॉस नहीं बना है तो बियरर चेक कोई भी लेके घूम सकता है, कोई भी पैसे निकाल सकता है, तो वो तो एकदम ही बेकार है। क्रॉस चेक में ये हो जाता है कि हाँ भाई जिसका नाम लिखा है वही पैसे निकाल पाएगा, चाहे जैसे भी निकाले वो पैसे निकाल पाएगा। अकाउंट पे में भैया वो पैसे स्पेसिफिकली उसी नाम पे, उसी अकाउंट नंबर पे, उसी IFSC कोड पे उसके अकाउंट में जाएंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे बैंक टू बैंक। कोई भी यहाँ पे एक क्या वर्ड बोलते हैं उसको, कोई वेगनेस नहीं है यहाँ पे कहीं भी, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर है। अकाउंट पे के केस में बिल्कुल एक एक बात आपको लिख के कंफर्म करनी होती है तो ही वो चेक एक्सेप्ट होता है। तो गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर आपने कोई खर्चा किया है और वो खर्चा अकाउंट पे ही चेक से किया है तो वहाँ तुम जेन्युइन करोगे ही करोगे, वहाँ तुम फर्जी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि कल को उस चीज़ की लीगल वैल्यू है। यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू दैट इंडिविजुअल। That individual can hold you accountable for making less payment if you are making less payment. एक्सेसिव पेमेंट भी अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हो, एक्सेसिव पेमेंट भी कर रहे हो, तो एक बार को क्या है कि तुम फंस गए हो, तुमने लीगली ट्रांसफर कर दिया है, अब अगला चाहे तो तुम्हें ना दे।
हाँ, रिलेटिव्स की बात अलग है भाई, अगर पापा मम्मी को ये सब जगह करोगे तो रिलेटिव वाला सेक्शन उसको डिसअलाउ कर देगा, लेकिन कैश वाला सेक्शन कहेगा कि भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकाउंट पे ही चेक से आप एक्सेसिव पेमेंट भी कर रहे हो तो सेक्शन 48(2) को कोई दिक्कत नहीं है, कैश वाले सेक्शन को कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? यस, ओके। अब आओ सेकेंड डिस्कशन। अकाउंट पे चेक ओके है, और क्या ओके है? अकाउंट पे ड्राफ्ट लिखा है बेटा, डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट और कुछ नहीं, ये डीडी है। कभी आपने कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दिया होगा, कई जगह क्या होता है, बोलते हैं डीडी बना के लाओ। तो आप बैंक में जाते हो, उन्हें प्रॉपर बोलते हो कि उनका फॉर्म भरते हो, आपके अकाउंट से वो उतने पैसे काट लेते हैं और थोड़े चार्जेस काट लेते हैं और एक डीडी बना के आपको दे देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल अकाउंट पे चेक की तरह होती है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट गोज टू अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन, इज वेरी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट टू बी हाँ, कुछ कॉलेज में भी डीडी लगता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे को भी याद आ रहा है, मैंने आई थिंक पहले डीडी कॉलेज के लिए ही बनवाई थी। तो डीडी में बिल्कुल स्पेसिफिक उसी पर्सन को उसी अकाउंट में जाएगा जो डिटेल्स आपने वहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई हैं। तो यहाँ पे आप ज़्यादा फर्जी वाला नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट कह रही है अकाउंट पे डीडी भी बनवा रहे हो तो भी चलेगा। तीसरी चीज़ क्या बोल रही है? तीसरी चीज़ बोल रही है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट। ECS इज नथिंग बट अ टेक्निकल टर्म फॉर NEFT। NEFT करते हो ना आप लोग बैंक से, 2 लाख से छोटा अमाउंट होता है तो NEFT करते हैं, उससे बड़ा अमाउंट होता है तो RTGS करते हैं। इंस्टेंट पेमेंट करना हो तो आजकल IMPS आ गया है, और क्या आ गया है? UPI भी आ गया है आजकल। ये सारी चीज़ें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपको किसी से पैसे का लेन देन करना है और आप उस पैसे का लेन देन फिजिकली ना करके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दे रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हो जा रही है। आपने भी पैसे नहीं हिलाए अपने, जहां पड़े वहीं पड़े हैं, उसके भी पैसे नहीं हिलाए, जहां पड़े वहां पड़े हैं, और सिर्फ आपने आपस में ट्रांसफर कर लिया, एक बैंक में एंट्री पास कर ली, उससे काम हो गया। तो अगर आप ECS कर रहे हैं, वेरी गुड। पर इन तीनों के अलावा किसी भी और तरीके से कर रहे हो, कोई भी तरीका, तो 100% ऑफ सच पेमेंट शैल बी डिसअलाउड। 100%, कुछ भी नहीं छूटेगा। डन? ओके। अब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस है, ये मेन प्रोविजन हो गया, इसके कुछ एक्स्ट्रा छोटी मोटी प्रोविजोज है, उसके बारे में पढ़ लो। सबसे पहले एक अच्छी बात कि जो 10,000 की लिमिट है उसको बढ़ा के 35,000 कर दिया गया है। किसके केस में? पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर के केस में। अगर आपने किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करा है अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स के लिए, तो फिर आप 35,000 तक का पेमेंट भी कैश कर सकते हो। अच्छा, मैंने अभी आई थिंक एक्सप्लेन करते करते गलती से 48(2) बोल दिया था कि 48(2) को एक्सेसिव पेमेंट से मतलब नहीं है। 48(2) को एक्सेसिव पेमेंट से मतलब है, 48(3) को कैश से मतलब है। 48(3) को एक्सेसिव पेमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। सेक्शन 48(3) applies to expenses which are otherwise deductible under head PGBP, hence not applicable for donation. डोनेशन अगर आप कैश में दे रहे हो, 48(3) कहता है यार मेरे को मतलब ही नहीं है, तुमको जो करना है करो, मेरे को तो इस बात से मतलब है कि फालतू खर्चा अलाउ नहीं होना चाहिए। डोनेशन को तो हम वैसे भी खर्चा नहीं मानते, तो फिर क्यों बात करनी इसकी, ठीक है। ओके, यस। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। The payment so made shall be deemed to be PGBP chargeable to income tax as income of the subsequent year of payment. आपने अगर कोई ऐसा खर्चा करा, मान लो आपने खर्चे का क्लेम करा और अभी खर्चा नहीं करा, आउटस्टैंडिंग है, अगर सेम ये में पेमेंट कर दिया तब तो भाई बात ही खत्म। पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कैश में कर दिया, डिसअलाउ हो गया, या नॉर्मल पेमेंट किया अकाउंट पे ही चेक से किया तो अलाउ हो गया। लेकिन अगर मान लो कि उस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपने खर्चा क्लेम किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अब ये पे नहीं करा है, 2 साल 3 साल बाद आप कैश से पे कर दे रहे हो, तब क्या होगा? जिस साल में आपने कैश से पे करा उस साल में वो खर्चा डिसअलाउ करने वाली तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि खर्चा तो आपने क्लेम ही नहीं किया उस साल, खर्चा तो 3 साल पहले आप क्लेम ले चुके हो। तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है, हम खर्चा डिसअलाउ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, उसको इनकम मान लेंगे। द पेमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड टू बी PGBP चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, दैट इज ईयर ऑफ पेमेंट।
डन। ये टॉपिक क्लियर है। पॉइंट नंबर थ्री बड़ा सिंपल है भाई। मान लो मेरा कोई खर्चा था, मैंने क्लेम करा 2020-21 में, अब नॉर्मल खर्चा है, अलाउ हो गया। आउटस्टैंडिंग था, मैंने पे नहीं किया था एक्चुअली, लेकिन भाई खर्चा था जेन्युइन, परचेज ही मान लो ना यार, तुमने सामान खरीदा और सारा पेमेंट थोड़ी सप्लायर को दे देते हो एक बार में, 20-21 का पैसा बकाया है। तुमने क्या किया 2021-22 में, यहां पे तो तुम्हें क्लेम अलाउ हो गया, पूरा का पूरा खर्चा अलाउ हो गया। अगले साल 21-22 में आपने क्या कर दिया, आपने कैश पेमेंट कर दिया। कैश पेमेंट करने की वजह से अब वो खर्चा कायदे से तो डिसअलाउ होना चाहिए था। तो अब ये जो एक्सपेंडिचर था आपका प्रीवियस ईयर का, इस साल का नहीं, प्रीवियस ईयर मतलब अपना लीगल वाला प्रीवियस ईयर नहीं, ऐसे लिख दो एक्सपेंडिचर ऑफ 2020-21, ये क्या बन जाएगा, ये इस साल की आके इनकम बन जाएगा। डन। अभी बात समझ में आई? क्योंकि नेक्स्ट ईयर में तो गवर्नमेंट डिसअलाउ नहीं कर सकती ना, तुम क्लेम ही नहीं कर रहे हो, डिसअलाउ क्या करेगी, तो वो उसको इनकम बना देगी। ओके, ऑलराइट। सो दिस जो एक्सेप्शंस हैं इस सेक्शन के 48(3) के, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। राइट नाउ आई हैव टू लीव फॉर सम प्लेस, so I'll wrap up the class now. That's all for today. Thank you so much for being such a nice class of students.